प्राइमरी मार्केट एक बिजी वीक के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि आने वाले हफ्ते में 3 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमई अपने आईपीओस के लिए सब्सक्रिप्शन खोलने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबी लॉजिस्टिक्स कॉमर्स लिमिटेड, सीएलएन एनर्जी लिमिटेड और एचएम इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये एसएमई आईपीओ रिव्यू का वीडियो। हर हफ्ते की तरह मैं पिछले हफ्ते क्लोज हुए आईपीओस का एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। दैट इज ओवरव्यू ऑफ एसएमई आईपीओस क्लोज्ड इन द पास्ट वीक। सबसे पहले हम बात करेंगे काबरा ज्वेल्स की। तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया था, काबरा ज्वेल्स लिमिटेड रिटेल ज्वेलरी बिजनेस में काम करती है और गोल्ड, डायमंड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स का एक डाइवर्स कलेक्शन ऑफर करती है। ये आईपीओ पूरा फ्रेश इशू था और इसका प्राइस बैंड 121 से 128 रुपीज पर शेयर रखा गया था, जिसके ऊपर 22 जनवरी को कंपनी ने शेयर की लिस्टिंग 90% प्रीमियम पे की थी। ज्वेलरी डिजाइन मार्केट इनसाइट्स, रिसर्च, कस्टमर प्रेफरेंसेस और रीजनल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं और काबरा ज्वेल्स की मार्केटिंग टीम इसी मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर फीडबैक के जरिए ट्रेंड्स और प्रेफरेंसेस समझकर न्यू एंड कस्टमाइज्ड डिजाइन्स बनाती है। यानी कि प्रोडक्ट्स कस्टमर्स नीड्स के मुताबिक डिजाइन होते हैं और उन डिजाइन्स के बेसिस पर वेंडर्स और जॉब वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स किया जाता है। ये सब मिलाकर कस्टमर्स को स्टोर्स पर एक पर्सनलाइज्ड और स्पेशल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। अगली कंपनी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है रिखव सिक्योरिटीज की। 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई रिखव सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो इक्विटी ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, डीमैट अकाउंट सर्विसेज, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज में काम करती है। साथ ही सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होने के नाते ये स्मूथ ट्रेड सेटलमेंट्स इंश्योर करती है। रिखव सिक्योरिटीज के शेयर्स ने बीएसई एसएमई पर वेडनेसडे को 90% के स्टेलर प्रीमियम पर लिस्टिंग की, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू को दर्शाता है। नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है लैंडमार्क इमिग्रेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी इंटीग्रेटेड ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करती है, जो ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज को शामिल करती है स्टूडेंट्स के लिए जो मेजरली कनाडा में करियर बनाना चाहते हैं। साथ ही इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जो टूरिस्ट, बिजनेसेस और परमानेंट रेसिडेंसी यानी कि पीआर एप्लीकेशंस के लिए होती है। लैंडमार्क इमिग्रेशन एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स और कस्टमर्स के लिए जो ज्यादातर पंजाब, चंडीगढ़ और वडोदरा से होते हैं। ये आईपीओ का लिस्टिंग 23 जनवरी को हुआ था। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है ईएमए पार्टनर्स लिमिटेड। 9 सितंबर 2003 को फाउंडेड एमा पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड एक लीडिंग एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है जो लीडरशिप हायरिंग सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज करती है। ये इंडिया, मिडिल ईस्ट और सिंगापुर में ऑपरेट करती है और मेनली सी स्यूट और बोर्ड लेवल पोजीशंस के रिक्रूटमेंट पर फोकस करती है। कंपनी की एक्सपर्टीज ना ग्लोबल इंडस्ट्री नॉलेज और लोकल मार्केट इनसाइट्स को मैच करने में है, जिसे वो अपने क्लाइंट्स के लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में यूटिलाइज करती है। एमा पार्टनर्स के शेयर्स थर्सडे को लिस्टिंग हुई, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू को दर्शाता है। नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक एक डिजिटल कंसल्टिंग और आईटी इंजीनियरिंग फर्म है जो एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड इंजीनियरिंग और यूआई यूएक्स डिजाइन जैसे सर्विसेज ऑफर करती है। साथ ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे कि ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पर भी काम करती है। अब बात करेंगे रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, जिसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए कल ही क्लोज हुआ है। जी हाँ, रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस आईपीओ जनवरी 22, 2025 को ओपन हुआ और जनवरी 24, 2025 को क्लोज हुआ। ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए लगभग 53.65 करोड़ रुपीस रेज किए, जिसमें 47.13 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू और बाकी 6.53 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल था। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कंपनी ये फंड्स इक्विपमेंट खरीदने में और फैक्ट्री का रेनोवेशन करने के लिए यूज करेगी और साथ ही उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए भी करेगी। कंपनी ने ये भी कहा है कि वो इन फंड्स का यूटिलाइजेशन इन ऑर्गेनिक ग्रोथ को परस्यू करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए भी करेगी। रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो एक ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्च 2012 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी फर्नीचर और फिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग की क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने पर फोकस्ड है। फैशन, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, ब्यूटी और टेलीकॉम जैसे रिटेल क्लाइंट्स के लिए ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है और उनकी फर्नीचर और फिक्सचर नीड्स का सॉल्यूशन देती है। ग्लोबल ब्रांड्स और बड़े इंडियन रिटेलर्स के लिए कंपनी ने स्टैंड अलोन स्टोर्स, शॉप इन शॉप्स,
कियोस्केस और डिस्प्लेस भी बनाए। अपनी मल्टी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का फायदा उठा करके कंपनी ने ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स और होम सेगमेंट के लिए फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी एंट्री की, साउंड बैरियर्स मैन्युफैक्चर करके जो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल में मदद करते हैं। ये साउंड बैरियर्स पहले ही मुंबई के फ्लाईओवर्स पर इंस्टॉल हो चुके हैं। मेट्रो प्लेटफॉर्म्स के लिए हाई प्रिसिशन डबल डोर्स का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके सेफ्टी इंश्योर की और एक्सीडेंट्स अवॉइड करने में हेल्प की। रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस का आईपीओ एनएससी एसएमई पर लिस्ट होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट वेडनेसडे 29 जनवरी 2025 को फिक्स की गई है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मामले में पिछले 3 फिस्कल ईयर्स के लिए कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट दिखाया है, जैसे FY22 में 35.72 करोड़ का टोटल इनकम रहा और 0.52 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY23 में 62.89 करोड़ का टोटल इनकम और 0.64 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY24 में 83.01 करोड़ का टोटल इनकम, 5.18 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY25 के H1 तक जो 30 सितंबर 2024 को खत्म हुआ, कंपनी की टोटल इनकम 49.57 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट 4.08 करोड़ रुपीस। FY24 से बॉटम लाइन में जो ये सडन बूस्ट दिखाई दे रहा है ना, उससे कुछ कंसर्न्स हैं और ये देखना होगा कि आगे चल के ये सस्टेन होता है या फिर नहीं। मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी के पास हर वक्त लगभग 15 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स होते हैं जो 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने होते हैं और बिलिंग साइकिल लगभग 6 मंथ्स का होता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए ओवरसीज मार्केट पर फोकस कर रही है और अपनी रीच को एक्सपैंड करने के लिए कॉन्फिडेंट है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो FY25 के एनुअलाइज्ड सुपर अर्निंग्स का पोस्ट आईपीओ फुल्ली डाइल्यूटेड इक्विटी कैपिटल पर अप्लाई करें तो आस्किंग प्राइस का पीई 19.89 बनेगा, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। FY24 के अर्निंग्स के हिसाब से पीई 31.32 है। ये इशू कंपैरेटिवली फुल्ली प्राइस लगता है। तो ये थे पिछले हफ्ते के आईपीओ जो क्लोज हो चुके हैं। ये थी रिकैप। अब अगर हमारा ओपिनियन पूछोगे तो हमें लगता है कि काबरा ज्वेल्स और एमा पार्टनर्स 2 ऐसे आईपीओस हैं जो हमारे ओपिनियन में 1 फॉर वॉच लिस्ट ऑफ द आईपीओस जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है। हमने इन दोनों का काफी डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था। हमने इन कंपनीज को इसलिए चुना है क्योंकि जिन इंडस्ट्रीज में वो ऑपरेट कर रहे हैं ना, उनके पीछे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं और इन कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल हमारे हिसाब से अच्छा दिख रहा है। तो अब हमने बात की उन आईपीओस के बारे में जो ऑलरेडी अपना डेब्यू कर चुके हैं या फिर इस वीक करेंगे। लेकिन हमारे इस सीरीज का मेन मकसद तो ये है कि हम आने वाले एसएमई आईपीओस को कैसे समझें और फिर सोच समझ के कैसे इन्वेस्ट करें। समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले सेक्शन में क्या है, दैट इज अपकमिंग एसएमई आईपीओस ऑफ द वीक। तो यहाँ हम कंपनीज के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ और कुछ रेड फ्लैग्स या रिस्क पर नजर डालेंगे ताकि आप अपना डिसीजन और भी इन्फॉर्म्ड तरीके से ले सको। अगले हफ्ते 3 आईपीओस आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HM इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के बारे में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 27.74 करोड़ रुपीस रेस करने जा रही है और ये पूरा का पूरा पैसा ना कंपनी के पास जाएगा। मतलब इसमें प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल नहीं है। कंपनी ने प्राइस बैंड 71 रुपीज से 75 रुपीज पर शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपए ईच अनाउंस किया है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 24 जनवरी 2025 से ओपन होगा और 28 जनवरी 2025 को क्लोज हो जाएगा। रिटेल के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 1600 शेयर्स की होनी चाहिए और उसके बाद मल्टीपल्स में अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट के बाद शेयर्स BSE SME पर लिस्ट होंगे। कंपनी इस आईपीओ के नेट प्रोसीड से 21 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। HM इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड का सफर 2003 में एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में HM इंजीनियर्स के नाम से एस्टैब्लिश हुआ था। 2018 में ये फर्म एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई और इसका नाम बन गया HM इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड। आज कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर महेंद्र रामाभाई पटेल और मिस्टर दीपक पद्माकांत पांड्या जो 20+ सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। इस कंपनी का काम मेनली टर्नकी प्रोजेक्ट्स के सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ पंपिंग मशीनरी में है। साथ ही ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज भी देते हैं। पहले कंपनी का फोकस वाटर सप्लाई स्कीम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर था, जैसे पंपिंग मशीनरी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स। धीरे धीरे कंपनी ने इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवेज, नेशनलाइज्ड बैंक्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में डाइवर्सिफाई किया। अब कंपनी ने इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC प्रोजेक्ट्स में भी एंट्री ले ली है, जिसमें क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस बिछाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना, पंप हाउसेस का कंस्ट्रक्शन, डीजल जनरेटर सेट्स लगाना, पैनल रूम सेट करना और PLC, SCADA जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना शामिल है। सिविल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के लिए कंपनी दूसरे एंटिटीज के साथ कोलैबोरेट करती है। इसके अलावा HM इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड पंप्स, पाइप्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज जैसे प्रोडक्ट्स का सेल भी करती है। HM इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड क्लेम करती है कि उन्होंने अपने
इफेक्टिव मैनेजमेंट और टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाई है। 2018 से लेके अब तक कंपनी ने अराउंड 132 करोड़ के 16 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी 410 करोड़ के 37 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली एंगेज्ड है, जिनमें 227 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुकी है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बैंकिंग सेक्टर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं। FY 2023-24 के लिए कंपनी के 84% रेवेन्यू गुजरात से है, लेकिन अब ये ऑपरेशंस को राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ तक एक्सपैंड कर रहे हैं। 2016-17 में कंपनी ने विलो मैथर एंड प्लैट पंप्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक डीलरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जो एक जर्मन पंप मैन्युफैक्चरर की इंडियन सब्सिडरी है। ये एग्रीमेंट पंप्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स सप्लाई करने और आफ्टर सेल्स सर्विसेज ऑफर करने के लिए है। अब ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको इस कंपनी के एनालिसिस में ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के मेजर रेवेन्यू ना आज के दिन गुजरात से आते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का एक मेजर रेवेन्यू का कॉन्सेंट्रेशन एक ही स्टेट से बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप गौर से नंबर्स को देखते हो तो आपको आइडिया लगेगा कि ये रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन गुजरात से पिछले 3 साल में इंक्रीज हुआ है। अगर ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी में किसी भी तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल बदलाव आते हैं तो वो कंपनी के बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं, राइट? अब अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के टॉप 3 कस्टमर्स से कंपनी के ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यूज आ रहे हैं और टॉप 5 में से मोर देन 75% रेवेन्यू आ रहे हैं। HM इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड का बिजनेस काफी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें रिलेटिवली लॉन्ग इंप्लीमेंटेशन पीरियड्स होते हैं। कंपनी को अपने ऑपरेशंस के लिए सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के कोर ऑपरेशंस का हिस्सा हैं, आपने देखा, ये इनहेरेंटली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए काफी फाइनेंसिंग चाहिए होती है, जो प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट के लिए जरूरी होती है। इनफैक्ट कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज उसके करंट एसेट्स और नेटवर्थ का एक सब्सटैंशियल हिस्सा है। अगर इन्हें इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया गया ना, तो ये कंपनी के नेट सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और लिक्विडिटी पर एडवर्स इंपैक्ट डाल सकते हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिखाई। FY 24 में 117.3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 8.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY 23 में 101.4 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम, 6.01 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 22 में 61.8 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम, 2.5 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 25 के पहले हाफ H1 जो 30 सितंबर 2024 को क्लोज हुआ, उसमें कंपनी ने 3.3 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 45.3 करोड़ रुपीस थी। इनके अलावा आप बाकी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 2, CLN एनर्जी लिमिटेड। CLN एनर्जी लिमिटेड लेके आ रही है 72.3 करोड़ रुपीस का अपना IPO और ये भी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। मतलब इसमें प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल नहीं है। CLN एनर्जी IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 23 जनवरी 2025 को ओपन होगा और 27 जन 2025 को क्लोज होगा। इसका अलॉटमेंट IPO का 28 जन को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। ये कंपनी BSE SME पर लिस्ट होगी और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 30 जनवरी 2025 को रखी गई है। ये कंपनी का IPO का प्राइस बैंड 235 से 250 रुपीस पर शेयर के बीच है। मिनिमम लॉट साइज एप्लीकेशन के लिए 600 शेयर्स का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपीस है। HNI के लिए मिनिमम लॉट साइज 2 है, 1200 शेयर्स, जो कि 3 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है। CLN एनर्जी लिमिटेड को 1 अक्टूबर 2019 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। कंपनी कस्टमाइज्ड लिथियम आयन बैटरीज, मोटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पावर ट्रेन कंपोनेंट्स जैसे कंट्रोलर्स, थ्रॉटल्स, DC-DC कन्वर्टर्स, डिस्प्लेस और डिफरेंशियल्स बनाने का काम करती है। CLN एनर्जी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स मोबिलिटी एप्लीकेशंस के लिए B2B सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इसके साथ ही स्टेशनरी एप्लीकेशंस जैसे सोलर, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी लिथियम आयन बैटरी पैक्स की जरूरत वाले एप्लीकेशंस के लिए टेलर मेड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। लिथियम आयन बैटरी पैक्स, मोटर्स और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स कंपनी के प्रोप्राइटरी ब्रांड के अंडर सेल किए जाते हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी के ई मोबिलिटी डिवीजन से आ रहा है। कंपनी अपनी रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज के डिफरेंट सेगमेंट से डिराइव करती है। अभी CLN एनर्जी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एक नोएडा उत्तर प्रदेश में और दूसरा पुणे महाराष्ट्र में। नोएडा फैसिलिटी 42,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैली हुई है और पुणे फैसिलिटी 21,000
स्क्वायर फीट एरिया में है। दोनों ही फैसिलिटीज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं और मोबिलिटी और स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक्स मैन्युफैक्चर करती है। सीलन एनर्जी के पास स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज भी हैं जो पावर ट्रेन और पावर सिस्टम्स को डिजाइन और इंटीग्रेट करते हैं। मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशंस जैसे कि यूपीएस और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज के साथ हाई एफिशिएंसी डीसी पावर सिस्टम्स, इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट और रिमोट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का यूज करके कंपनी अपने प्रमोटर्स को कॉस्ट सेविंग्स, कार्बन एमिशन रिडक्शन और उनके प्रोडक्ट्स के बेटर इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ISO सर्टिफाइड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज के वजह से ना कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए एंट्री बैरियर क्रिएट करती है। ये स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग CLN एनर्जी को इंडिया के लार्ज कस्टमर बेस को टारगेट करने में मदद करती है। अब ये तो हो गया कंपनी के बिजनेस के बारे में, लेकिन चलिए अब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो ये कंपनी के एनालिसिस करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। CLN एनर्जी लिमिटेड अपने रॉ मटेरियल्स के लिए कुछ सिलेक्टेड सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, 23 और 24 और सितंबर 30, 2024 के डेटा के हिसाब से टॉप 10 सप्लायर्स का कंट्रीब्यूशन 96.56%, 88.09%, 78.92% और 84.08% रिस्पेक्टिवली था, वो भी टोटल परचेजेस में। अब अगर रॉ मटेरियल की टाइमली और एडिक्वेट सप्लाई डिसरप्ट होती है तो कंपनी के ऑपरेशंस और तो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे तो बुरा असर पड़ सकता है। जून 1, 2022 को कंपनी के गौतम बुद्धा नगर उत्तर प्रदेश वाले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और रजिस्टर्ड ऑफिस में फायर लगी थी। इस इंसिडेंट में ना 2457.32 लाख रुपीस का नुकसान हुआ, जिसमें 2388.16 लाख रुपीस के इन्वेंट्री और 69.16 लाख रुपीस के फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉय हुए। इंश्योरेंस क्लेम 1781.71 लाख अप्रूव हुआ, पर फायर की वजह से बिजनेस लॉसेस और ऑपरेशनल डिसरप्शंस कवर नहीं किए गए। इस वजह से FY 22-23 में 669.61 लाख रुपीस का लॉस रिपोर्ट हुआ। ये इंसिडेंट बताता है कि पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फ्यूचर ट्रेंड्स के एनालिसिस के लिए केयरफुली इंटरप्रेट करना चाहिए। जी हाँ, कंपनी का रेवेन्यू ना कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स पर काफी डिपेंडेंट है। अगर एक या ज्यादा बड़े कस्टमर्स लूज हो जाते हैं तो इसका बिजनेस ऑपरेशंस और तो और प्रॉफिटेबिलिटी पे बुरा असर हो सकता है। कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज और करंट एसेट्स टोटल एसेट्स का सिग्निफिकेंट पार्ट है। अगर रिसीवेबल्स और इन्वेंटरीज एफिशिएंटली मैनेज नहीं की गई तो सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एनर्जी सेक्टर स्पेशली लिथियम आयन बैटरीज और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स का मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है और हाईली कॉम्पिटिटिव बन गया है। CLN एनर्जी को डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनीज से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। नए एंट्रेंट्स और तो और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की कंसोलिडेशन की वजह से कंपटीशन और टफ हो रहा है। साथ ही कुछ कॉम्पिटिटर्स के पास एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के लिए ज्यादा रिसोर्सेज हैं जो उन्हें मार्केट में एज देते हैं। अगर कंपनी ने टाइमली इंडस्ट्री चेंजेस का रिस्पॉन्स नहीं दिया या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मेंटेन नहीं की तो बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नेगेटिव असर हो सकता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल पे नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिखाए हैं। FY 24 में 132.8 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 9.79 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 23 में 128.8 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम और 0.73 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 22 में 121.7 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम और 3.64 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 25 के पहले हाफ H1 जो 30 सितंबर 2024 को क्लोज हुआ, उसमें कंपनी ने 4.64 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 करोड़ रुपीस थी। There have been periods of negative cash flow and this needs to be sorted out for the company to be able to perform without taking on high cost loans to tide over these phases। अब अगर आप कंपनी के कैश फ्लो पर नजर डालते हैं तो आप देख पाओगे कि सितंबर 30, 2024 के लिए इनके ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24, 23 और 22 के दौरान इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश फ्लोज बने थे। ये कंपनी के परफॉर्मेंस पर एक सीधा असर दिखा सकती है। हालांकि ये नेगेटिव कैश फ्लोज प्राइमरीली प्लांट और मशीनरी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटैंजिबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हैं। इनके अलावा आप बाकी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरा, GB लॉजिस्टिक्स कॉमर्स लिमिटेड। GB लॉजिस्टिक्स कॉमर्स लिमिटेड का IPO एक बुक बिल्ट इशू है जिसका टोटल साइज ऑलमोस्ट 25.07 करोड़ रुपीस है और इंटरेस्टिंगली ये IPO भी पूरा फ्रेश इशू लेकर आ रहा है। GB लॉजिस्टिक्स का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 24 जनवरी 2025 को ओपन होगा और 28 जनवरी 2025 को क्लोज होगा। इसका अलॉटमेंट 29 जन को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। GB लॉजिस्टिक्स कॉमर्स का IPO BSE SME पर लिस्ट होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 31 जन 2025 है। इसका IPO प्राइस बैंड 95 से 102 रुपीस पर शेयर सेट किया गया है। एप्लीकेशन के लिए मिनिमम लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,22,400 रुपीस का है। HNIs के लिए मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट 2 लॉट्स 2400 शेयर्स का है जो
1,44,800 होगा। अब अगर बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी दो मेन बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का ट्रेडिंग। कंपनी मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए फुल ट्रकलोड फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें प्रोप्राइटरी और थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस का यूज होता है। कंपनी के फ्लीट में लाइट, हेवी, क्लोज्ड बॉडी और ट्रेलर ट्रक्स हैं जो एक्सटेंसिव डोमेस्टिक कवरेज और टाइमली डिलीवरी इंश्योर करते हैं। कंपनी के सर्विसेज में फुल ट्रकलोड, एलसीवी डिलीवरी, स्पेशल हैंडलिंग सर्विसेज, गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी अबव ग्राउंड फ्लोर और आउट ऑफ डिलीवरी एरिया शिपमेंट्स शामिल हैं। ये सारी सर्विसेज लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को एफिशिएंटली केटर करती हैं। जीबी लॉजिस्टिक्स कॉमर्स लिमिटेड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का ट्रेडिंग करती है। अपने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का यूज करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई और कैपिटलाइज करती है। ट्रेडिंग कंपनी का प्राइमरी बिजनेस नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी के रूप में रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करने और प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस करने में मदद करता है। अपने ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को स्ट्रेटेजिकली अलाइन करके कंपनी एग्रीकल्चरल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करती है, साथ ही एक्सेप्शनल लॉजिस्टिक्स सर्विसेज देने पर फोकस बनाए रखती है। चलिए अब जरा कंपनी के बारे में कुछ ध्यान में रखने वाली बातों पे नजर डालते हैं। कंपनी के प्रमोटर के अगेंस्ट कुछ रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए गए हैं जो उनके अनरिलेटेड वेंचर्स के पर्सनल गारंटीज की वजह से हैं, लेकिन कंपनी ने आरएचपी में बताया है कि एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर एग्रीमेंट के थ्रू इंश्योर किया गया है कि प्रमोटर अपने लायबिलिटीज मैनेज करने के लिए सेपरेट और सफिशिएंट नेटवर्थ मेंटेन करें, जो कंपनी के ऑपरेशंस या रेपुटेशन पर कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसके अलावा कंपनी ने कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का कंप्लायंस टाइम पर नहीं किया, जैसे कि व्हीकल लोन चार्ज क्रिएशन के लिए फॉर्म CHG1 का फाइलिंग, ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म ADT1 लेट फाइल करना और DPT3 FY 2022-23 के लिए डिले करना। इन डिलेस की वजह से भी पेनल्टीज लगी हैं। कंपनी का रेवेन्यू मेजरली महाराष्ट्र से आता है, जिससे रीजनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल रिस्क का एक्सपोजर है। महाराष्ट्र में अगर कोई एडवर्स डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसका कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू कुछ की कस्टमर्स से आता है। अगर कोई एक या ज्यादा बड़े कस्टमर्स छोड़ देते हैं ना, तो उसका बिजनेस ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स उनके करंट एसेट्स का एक मेजर पार्ट है और अगर इन्हें इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया गया ना, तो नेट सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और लिक्विडिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और कंपटीशन की वजह से उनके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने अपने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट इस तरीके से दिखाए हैं। FY 24 में 115.63 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 4.86 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 23 में 40.4 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम और 0.76 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 22 में 17.32 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम, 0.96 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 25 के पहले हाफ H1 जो 30 सितंबर 2024 को क्लोज हुआ, कंपनी ने 2.52 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50.85 करोड़ रुपीस थी। द टेबल बिलो शोज स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स फॉर FY 23 and 22 and consolidated financials for FY 24 and 30th September 2024। इनके अलावा आप बाकी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको SME सीरीज का ये वीडियो? दोस्तों अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। हर बार की तरह हम आशा करते हैं कि आपको इस एपिसोड से कुछ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जरूर मिली हो। अगर आप SME IPOs को समझना चाहते हैं और मार्केट में आगे रहना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.